देखिएगा, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हमने पिछली बार आपको बताया था व्यतिकरण की शर्तें, तो वो हमने आपको मैथमेटिकल टर्म्स में बताई थी। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल टर्म्स में बता रहा हूँ। तो कुछ शर्तें हैं, प्रतिबंध हैं। व्यतिकरण लिए आवश्यक प्रतिबंध। देखिएगा, सबसे पहले जो आपका जो मैंने बताया था कि व्यतिकरण में जो दोनों स्रोत हैं जहाँ से कि हमारा जहाँ से तरंगें चलती हैं, वो दोनों ही स्रोत हमारे कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों स्रोत कला संबद्ध, यानी कला संबद्ध का मतलब है कि जो फेस है, फेस से एसोसिएटेड विद द फेस, यानी कला से कला होनी चाहिए उसमें, कुछ ना कोई जो हमारा फेस है एक तरह से कला उसमें होनी चाहिए। यानी कह सकते हो कि समय के साथ साथ जो तरंगों की कलाओं में जो अंतर है वो स्थिर होना चाहिए। स्रोत कला संबद्ध होने का मतलब है कि तरंगों की कलाओं में अंतर कैसा होना चाहिए, समय के साथ स्थिर होना चाहिए। दूसरा इसका क्या है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ, जो दोनों तरंगें आ रही हैं, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ, दोनों तरंगों की तियाँ, या कह लीजिएगा तरंग दैर्ध्य, ये कैसी होनी चाहिए, ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये आवृत्तियाँ और तरंग दैर्ध्य दोनों बराबर होनी चाहिए। तीसरा इसका है कि दोनों तरंगों के जो आयाम हैं, यानी एम्पलीट्यूड्स, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, मतलब एक से होने चाहिए, लगभग बराबर, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और चौथा है आपका कि दोनों तरंगों का जो विस्थापन है वो एक ही सरल रेखा में होना चाहिए। दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन एक ही सरल रेखा में होने चाहिए। तो ये चार व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध हैं। इन यदि व्यतिकरण तभी संभव है जबकि ये चार प्रतिबंध हो, यानी ये चार शर्तें हों। धन्यवाद। देखिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारा ये सवाल है वो है, प्रश्न है हमारा, यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज, देखिए दीप्त भी पूछ सकता है या अदीप्त भी पूछ सकता है। दीप्त फ्रिंज, अगर अदीप्त पूछेगा तो भी और दीप्त पूछेगा तो भी चौड़ाई दोनों की समान ही आएगी। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करो। तो देखिए, डेरिवेशन कई बार आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों, जो हमारा जनरली जो आएगा, कई बार ऐसे भी आता है, सूत्र दे देगा आपको, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। इस सूत्र की स्थापना कीजिए। ये हमारा सूत्र आएगा। बीटा यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई है। जो ये डी आप देख रहे हैं, ये प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी है, जहाँ पर फ्रिंज जो है वो बनेगी, वहाँ तक की दूरी। और लैम्डा है जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है। और जो छोटा डी लिया गया है, इसमें उन बिंदु की दूरी है जो प्रकाश स्रोत से प्रकाशित हो रहे हैं। तो मतलब बिंदु कह सकते हैं, ये अपने आप में स्रोत का काम करते हैं। तो मैं शुरू से आपको लेके बता रहा हूँ। तो हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेखा छिद्र हम ले लेंगे यहाँ पर,
मान लीजिए पहले सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एस, एक क्या है हमारे पास रेखा चित्र है, इसको हमने प्रकाश से प्रकाशित किया गया, एक वर्णी प्रकाश से। और जब इस रेखा चित्र से आगे भी हम दो अन्य रेखा चित्र S1 और S2 ले लेते हैं, तो देखिएगा ये दोनों रेखा चित्र जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही समीप होते हैं। ये व्यतिकरण की पहली शर्त है कि दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए। और जब प्रकाश इससे चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं इस पर पड़ेंगी और इस पर पड़ेंगी, तो ये अपने आप में ये भी प्रकाश के स्रोत बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों पर जो किरणें हैं वो कैसे, जो तरंगे हैं, तरंगिकाएं हैं, द्वितीयक तरंगे, वो समान कला में पहुंचेंगी। तो ये भी क्या बन जाते हैं, तरंगिकाओं के जो है स्रोत बन जाते हैं। अब यहाँ से और यहाँ पर हम मान लेते हैं, कोई मान लीजिए क्या है, पर्दा है। अब ये जो दूरी है हमारी, इसको हम मान लेते हैं S1 S2 के जस्ट हाफ, यानी इसको लंबाड़ तक कह सकते हैं। इससे यहाँ तक कि हमने यहाँ पर एक बिंदु O मान लिया। अब यहाँ से जो तरंगे पहुँचेंगे, मान लीजिए पहली फ्रिंज आपकी इस बिंदु P पर बनी है, तो मान लीजिए आपकी एक तरंग ये पहुँची और दूसरी तरंग हमारी ये पहुँची। देखिएगा फिर से S1 से, इस रेखा छिद्र से, और S2 से ये तरंगे पहुँच रही है ना। तो हम जो तरंगों के ये जो दूरी लेकर चल रहे हैं, जो प्रकाश की जो ये जो स्रोत हैं, जो छिद्र हैं, रेखा छिद्र, उससे, और ये क्या है, ये हमारा पर्दा है, क्या पर्दा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पर्दे तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया, D मान लिया, ठीक है। और जो ये जो पहली, मान लीजिए यहाँ पर हमने ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगी, पहली फ्रिंज बनेगी। तो जो मध्य बिंदु है इससे इसकी दूरी मैंने क्या मान ली, यहाँ पर x मान ली है, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसको, और थोड़ा सा हम अपने रचना में क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इस बिंदु से मिला देंगे परपेंडिकुलर, और इसी तरह से इसको भी आगे डॉटेड मिला देंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी मैंने अभी बताई स्मॉल d, ये प्रकाश स्रोत जो हमारे रेखा छिद्र हैं उनके बीच की दूरी हमने स्मॉल d ले ली। तो इसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, थ्योरी आप स्वयं से लिख सकते हैं या शॉर्ट में लिख सकते हैं कि माना करके, हमने मान लिया S क्या है, एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो ये S1 S2 हैं ये जो है इससे निकलने वाली तरंगिका S1 S2 पर पहुंचती हैं, तो ये भी सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। कुल मिला के शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, D जो है वो S1 व S2, यानी जो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है वो S1 व S2 के बीच दूरी है, और कैपिटल D किसकी दूरी है, रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी, ये हो गई। और OP कितनी है हमारे पास, OP हमारे पास हो गई है x, ठीक है। तो और ये जो S1 S2 से ये मैंने ले ली है D। तो अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो हम मान के चलें, माना पर्दे के बिंदु है ना, तो कौन सा बिंदु हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए P, इस पर पहली फ्रिंज बनती है बिंदु P पर, और कैसी फ्रिंज बनती है, मान लीजिए दीप्त फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है, ये मान के चल लीजिएगा, ठीक है। तो जो S1 S2 का लंबार्धक है, ये क्या हुआ, SO, ये है इसका लंबार्धक। तो पर्दे के किस बिंदु में, मतलब बिंदु O पर। अब देखिएगा जो कलांतर होगा वो बड़ी रेखा S2P है, तो S2P में से S1P निकाल दीजिए, तो कला में जो अंतर, सॉरी कलांतर नहीं, पथांतर, पथों में अंतर, तो S2P एक पथ ये हो गया द्वितीय तरंगिका, और पहली तरंगिका S1P,
तो S2P में से S1P निकाल दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पथांतर, पथांतर हमारे पास आ गया S2P माइनस S1P, ये हमारा क्या आ गया, पथांतर आ गया। अब सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको अलग मान निकाल लीजिए S1P का अलग। तो जब हम S2P का मान निकालेंगे तो इस वाले त्रिभुज को ले लीजिएगा, ये वाला S2PO त्रिभुज S2PO, ये वाला, ये देख रहे हैं S2PO, S2PO। तो त्रिभुज कौन सा, S2PO में जब हम इसको लेंगे तो पाइथागोरस लगा दीजिए, ये हमारा कर्ण, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। तो जो हो जाएगा हमारे पास S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिएगा ये दूरी हमारी कितनी है, D, यानी कि S2O का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं S2O कितना है हमारा D, यानी D का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा हो जाएगा OP कितना है हमारा OP। ये देखिएगा ये जस्ट इसके हाफ में है, ये पूरी D है और इसका लंबार्धक है, तो ये हो हमारा हो गया D/2। तो ये हो जाएगा, ये तो हमारा कितना था, ये पूरा x है, ये हमारा x है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा x है। तो OP, ये जो हमारे पास OP आई, ये इसके जस्ट हाफ में है, ये D है, तो ये जो हमारी दूरी हो गई OP हमारी कितनी हो गई, S2O हमारे पास कितनी है, D, S2O, इसको भी हम कुछ मान के चलेंगे। तो ये दूरी हमारी S2, इसको बिंदु क्या ले लीजिएगा, S2O ना लेकर इसको M ले लीजिएगा, तो S2M लिखिएगा इसको, ये क्योंकि ये बिंदु O जो है ये बिंदु है मिड बिंदु, तो इसको हम अलग बिंदु मानेंगे M, है ना। क्योंकि ये जो है D का लंबार्धक कौन काम करेगा, ये हमारा काम करेगा, OM भी लंबार्धक पे होगा, और ऐसे ही OP भी लंबार्धक पे होगा। तो जो हमारा OP हो जाएगा, ये हमारा S2M, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये OP ना करके ये MP स्क्वायर होगी, MP का होल स्क्वायर, क्योंकि हम पाइथागोरस इसमें लगा रहे हैं। तो जो S2PM माना जाएगा, ये जो त्रिभुज है ये S2PO ना लेके M होगा, यानी S2PM में, तो त्रिभुज S2PM में, तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिएगा S2P, और ये हमारा बेस हो गया S2M, और MP हो गया, तो प्लस MP का होल स्क्वायर। अब ये जो MP का होल स्क्वायर है, इसमें देखिएगा OM प्लस क्या हो जाएगा OP। अब OM किसका आधा हो गया, इसका D/2, और ये OP जो है वो हमें दे रखी है x, तो यानी x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये जो आएगा ये हो जाएगा x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको खोल देंगे, इक्वल टू D² प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, x का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, यानी D²/4 प्लस 2 इंटू AB, यानी 2x इंटू D/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया D² प्लस x² प्लस D²/4 और प्लस XD। तो ये हमारे पास S2P का मान। अब हमें क्या चाहिए, S1P चाहिए। तो इस S1P को निकालने के लिए हम किसको लेंगे, S1P, यानी इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। पहले हमने S2P वाले को लिया, अब S1P, और इसके पास हम ले लेंगे किसको, ये देखिएगा S1P, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ इसका जो मध्य बिंदु है S1P, तो इसको जब हम लेंगे तो ये दूरी भी D हो जाएगी, देखिएगा ये दूरी भी हमारी D हो जाएगी, और ये जो PO है, ये दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस दूरी को मैं लिख सकता हूँ, जो हमारी ये दूरी है, किसको लेंगे आप, इसमें P इस बिंदु को भी कुछ मान लेंगे, PN मान लीजिएगा, तो PN दूरी हो जाएगी PO माइनस ON, ये दूरी हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा S1P और ये N, त्रिभुज S1PN, ये वाला ये और ये S1PN, त्रिभुज S1PN,
एन में। तो S1P का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, यानी S1N का होल स्क्वायर, S1N का होल स्क्वायर और प्लस अब देखिएगा Pn का होल स्क्वायर, तो Pn का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो S1N का होल स्क्वायर प्लस अब P1N कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास Pn यानी d/2, ये पूरा तो x है तो Pn को हम लिख सकते हैं PO माइनस ON, तो PO माइनस ON का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो S1N हमारा कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा, d का होल स्क्वायर प्लस और PO हमारा कितना था, ये पूरा x था तो x माइनस और ये हमारा d/2 का होल स्क्वायर, इसको आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास हो जाएगा S1P की वैल्यू, S1P का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो d स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और माइनस का फिर से वही 2x इंटू d/2, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आया d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और माइनस का x इंटू डी। अब देखिएगा ये S2P का स्क्वायर आ गया S1P का, हम सीधे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से तो ये हमारे पास आ जाएगा S2P का स्क्वायर और माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, तो वैल्यू रखने में क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा S2P का स्क्वायर ये है d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस xt, और माइनस जब माइनस करेंगे तो ये सब जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, यानी d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस का xt, तो प्लस माइनस ये भी कटा ये भी कटा, हमारे पास आ गया S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया XD ये और XD ये कितना गया 2XD। तो इस तरह से S2P का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास आया S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 2XD। हम चाहें तो इसको खोल कर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो S2P माइनस S1P और एक बार ऐड कर देंगे तो S2P प्लस S1P ये आ जाएगा इक्वल टू 2XD, और इसको सॉल्व करने के लिए S2P माइनस S1P इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 2XD अपॉन S2P प्लस S1P। अब हमने आपको बताया था अगर हम इस वैल्यू को बहुत छोटा मान लें, यानी ये जो वैल्यू है ये d, इन दोनों के बीच दूरी बहुत कम होती है और इतनी कम हो कि एक दूसरे बहुत नज़दीक हों, तो ये दोनों जब पास में आएंगे तो ये दूरियां भी क्लोज हो जाएंगी, यानी जो S1P है वो ही किसके बराबर हो जाएगा हमारा S2P के, और वो दूरी की हमारी कितनी हो जाएगी d, भाई S1P S2P और ये दूरियां बराबर हो जाएंगी यानी S2M, तो यानी S1P और S2P दोनों किसके बराबर हो जाएंगी, तो यदि हम लिख देंगे यदि d इज़ वेरी वेरी लेस देन ऑफ d, इसके कंपेरिजन में बहुत कम हो, तो S2P इक्वल टू S1P और ये क्या हमारा किसके बराबर हो जाएगा d के, तो इसको आप रखेंगे तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD अपॉन, और ये हमारे पास आ जाएगा d ये और d ये d प्लस d, यानी 2XD अपॉन 2D, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा ये XD अपॉन कैपिटल D। अब हमने आपको बताया कि अगर हम ये जो पहले हमने वो बताई हैं कुछ नियम बताए हैं, तो अधिकतम तीव्रता के लिए जो हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए
तो दीप्त फ्रिंज के लिए कौन सा व्यतिकरण होगा, हमने बताया था अधिकतम तीव्रता का, यानी कि समपोषी। तो एक्स टी अपॉन डी, जो एक्स टी अपॉन डी आया वो किसके रहा होगा हमारा, ये होगा हमारा एम लैम्डा के, जहाँ एम क्या हो सकता है, एम इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारी जो पहली फ्रिंज की हम वो निकालना चाहते हैं, तो एम को 0 रख दीजिएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है, जो एक्स नॉट है वो निकल जाएगी, और S2P माइनस X1P, यानी ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम केंद्रीय फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज के लिए, केंद्रीय फ्रिंज के लिए कहेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी ये हो जाएगी। तो हो जाएगी एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एम लैम्डा। तो अगर हम इसको रखना चाहें तो x को कितना हो जाएगा, x का मान निकालिए, d इधर जाएगा, d एम लैम्डा अपॉन डी ये आ जाएगा। अगर हम केंद्र फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, केंद्र फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो m इक्वल टू 0, यानी केंद्र फ्रिंज के लिए, केंद्रीय फ्रिंज के लिए। तो m इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, तो x नॉट इक्वल टू d इंटू 0 हो जाएगा पूरा, तो ये भी सब 0 ही हो जाएगा, तो यानी कि 0, तो x नॉट की 0। अब पहली फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगी, तो 1 रख दीजिएगा m की जगह, पहली फ्रिंज के लिए, ये भी दीप्त के लिए, सभी दीप्त के लिए आएंगी। तो दीप्त के लिए x1 m की वैल्यू क्या रह जाएगा 1, m बराबर 1 रख दीजिएगा, तो x1 इक्वल टू d और m की जगह 1, तो d लैम्डा अपॉन d। इसी तरह से दूसरी के लिए निकाल लिएगा, दूसरी फ्रिंज जो दीप्त फ्रिंज है उसके लिए m इक्वल टू 2, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 2 रख दीजिएगा यहाँ, इसमें 2 रख दीजिएगा, तो 2d लैम्डा बाई d। तो इस तरह से आपने देखा जब दो फ्रिंज बनती हैं, मान लीजिए ये दो इस तरह से, तो दो दीप्त फ्रिंज के बीच, ये अगर दो दीप्त फ्रिंज हैं तो इनके बीच कौन सी होगी, एक अदीप्त फ्रिंज होगी ये। तो दो दीप्त के बीच एक अदीप्त होती है, या दो अदीप्त के बीच एक दीप्त फ्रिंज होती है। तो या तो आप दो दीप्त के बीच दूरी निकालेंगे तो एक अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, और अगर दो अदीप्त फ्रिंज के बीच निकालेंगे तो एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। तो इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई, तो किसी में से एक में से अगले में से कंसेक्यूटिव्स हैं, तो चाहे x1 में से x0 घटा दीजिए, x2 में से x1 घटा दीजिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई हो गई x1 माइनस x0, या कह लीजिए x2 माइनस x1। तो ये आप देख लीजिएगा कितना आ जाता है, इसमें x1 माइनस x0 करेंगे तब हमारा हो जाए d लैम्डा बाई d माइनस 0, या इसको घटा दीजिए 2d लैम्डा बाई d माइनस d लैम्डा बाई d, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर d लैम्डा बाई d। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, वो आई है d लैम्डा बाई d। तो इस तरह से ये जो हमारा एक फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना हो गई, बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाई d। इसी तरह से हम अन्य विनाशी व्यतिकरण का लगाकर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हैं बीच की दूरी लेकर।